नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सभी को पता है कि सितंबर में उत्तराखंड टेट की परीक्षा आयोजित हो रही है। और जिन साथियों ने टीटी की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये वीडियो कारगर या हेल्पफुल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट होगा हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे सीडीपी कह देंगे इन शॉर्ट हम। तो इसमें पहला प्रश्न आएगा। हमने साथियों जो है हर विषय को जो है इसमें समाहित किया है कि हर विषय के 5-5 क्वेश्चन एवरीडे अगर हमारे कवर होते रहेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है कवर होने लगेगा। तो इसलिए एक एक विषय ना करा के सारे विषयों के कम कम सवाल 5-5 क्वेश्चंस हम इसमें ले रहे हैं वीडियो में, ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और याद भी आराम से हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन एक की ओर। क्वेश्चन वन है, विकास यानी कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। तो विकास यहाँ पर डेवलपमेंट किसका है साथियों? डेवलपमेंट है बच्चे के विकास का। तो बच्चे के विकास की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? केवल शारीरिक विकास? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। केवल गुणात्मक परिवर्तन केवल जहाँ आ रहा है वहाँ तो हो ही नहीं सकता। और केवल मानसिक विकास तो ये तो आ ही नहीं था। सीधे सीधे उत्तर हमें पता लग जाता है कि गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं इसमें। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है विकास एक निरंतर चलने वाली, जैसे सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वैसे ही विकास भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें जो है परिमाणात्मक में देखें तो बच्चे का वजन भी बढ़ता है, उसकी लंबाई भी बढ़ती है। ठीक है। और अगर हम उसका गुणात्मक में देखें तो गुणात्मक में क्वालिटेटिव में आपका उनका मानसिक स्तर बढ़ता है, मानसिक संवेग बढ़ता है, मानसिक क्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार, ये सब बढ़ता है। तो इसलिए जो है इसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों आ जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न में। जीन पियाजे पियाजे के अनुसार, पियाजे जो है साथियों ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे इनका नाम था। आपने बीएड के दौरान इनका नाम कई बार सुना भी होगा। तो ये जो पियाजे के अनुसार जो है बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है कह रहे हैं। ये तो उनने मान लिया, कह दिया कि जो है पियाजे के अनुसार क्या कहा उनने कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। लेकिन उन्होंने उसे कैटेगराइज किया जब, तो क्या किस तरीके से कैटेगराइज किया कि आकार में तो हो ही नहीं सकता और ऊंचाई में हो नहीं सकता, क्योंकि चिंतन की बात हो रही है। चिंतन आकार और ऊंचाई नहीं लेगा। अब रहेगी मात्रा में और प्रकार में, यानी कि क्वांटिटी में या फिर टाइप्स में। तो अब इन्होंने कहा था कि मात्रा में तो भाई ये जीन प्याजी जी ने कहा कि मात्रा में तो एक एडल्ट के बराबर, वयस्क व्यक्ति के बराबर बच्चों का चिंतन हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस उसका प्रकार जो है, प्रकार में अंतर है, क्योंकि जो है उसके प्रकार में भिन्नता होती है। और वो वयस्कों की तुलना में भले ही सोचते तो कम नहीं है, अगर कम नहीं सोचते हैं तो मात्रा में कम नहीं है, लेकिन प्रकार उनका अलग हो जाता है। सोचने का तरीका, दुनिया को समझने का तरीका, है ना, ये सब वयस्कों से अलग होता है। तो ऑप्शन बी है सही उत्तर। प्रश्न 3 है, शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो ये तो हम सभी लोग शिक्षक हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 40 घंटे, 42 घंटे, 48 घंटे नहीं है। बल्कि एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम जो है 44 घंटे गवर्नमेंट ने कर रखा है ना, वर्किंग आवर। और इसमें जो है तैयारी के घंटे भी शामिल होते हैं। और अगर देखा जाए तो जो है, अगर वार्षिक रूप से देखा जाए तो क्लास 1 to 5 के लिए है ना, 1 to 5 के लिए 200 दिन विद्यालय खुलेगा और 6 to 8 के लिए 220 दिन। तो इसको अगर आवर्स में देखें तो इसमें जो है 800 आवर्स पर सेशन जो है टीचर के लिए वर्किंग आवर है। और 220 में बढ़ करके 1000 घंटे, 1000 घंटे जो है वर्किंग आवर है टीचर के लिए। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में जो है व्यापक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का क्या अर्थ है, ये पूछा जा रहा है। तो केवल लिखित परीक्षाओं का मूल्यांकन,
ये तो व्यापक शब्द है, तो व्यापक में तो केवल आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ये दो तो हट गए सीधे सीधे। आप ऐसे ऐसे अनुमान लगाएंगे आप, तो आपको अंदाजा आता रहेगा। वहाँ थोड़ा सा सेंस लगाने की ज़रूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टीईटी आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आगे, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, या पूरे साल स्कूल आने की उपस्थिति का मूल्यांकन। अरे उपस्थिति तो जो है, एक बच्चा अगर आए या ना आए, तो उसका मूल्यांकन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बच्चा नहीं पढ़ रहा माना, तो जो है वो कंटिन्यू आ रहा है, तो उसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो नहीं कह सकते हम उसमें व्यापक का ना। व्यापक आएगा शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में, और इसके अलावा जो दूसरे सह शैक्षिक क्षेत्र होते हैं, जिसमें कि छात्र के जीवन कौशल को देखा जाता है, उसके नैतिक मूल्यों को देखा जाता है, खेल कूद करता है, कला संगीत में कैसा है, ये सब जो है रचनात्मक गतिविधियां, जो क्रिएटिविटी है उसमें, उन सबको इसमें देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सब्जेक्ट का बाल विकास का लास्ट क्वेश्चन है आज का ही। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ठीक है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, अब हम लोग जानते हैं साथियों कि जो है आज के समय में एजुकेशन जो है चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है ना। पहले जो है बाल केंद्रित नहीं थी, बल्कि जो है एक तरीके से टीचर सेंटर कहा जा सकता है ना। शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, पर अब जो है बाल केंद्रित शिक्षा है। तो अधिनायकवादी तो बिल्कुल नहीं होगा, डिक्टेटर है ना। और उसके बाद केवल ज्ञान देने वाला, ये केवल शब्द को तो हटा ही दो आप। और कठोर प्रशासक का तो मतलब ही नहीं होता जब जो है बाल केंद्रित शिक्षा है। तो रह गया सुगमकर्ता और सुविधादाता, यानी कि फैसिलिटेटर की यहाँ पर ऑप्शन सही है। चलते हैं आज हिंदी भाषा में। अब आज का दूसरा विषय है हिंदी भाषा। इसमें पहला है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हम जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका, देवनागरी, ये सही हो जाएगा। गुरुमुखी जो है आपको पता ही है, पंजाबी भाषा है। रोमन में जो है इंग्लिश वगैरह में यूज़ होती है। और फारसी जो है उर्दू और फारसी में यूज़ होती है। तो रह गई देवनागरी, तो देवनागरी लिपि जो है हिंदी भाषा की लिपि है। अब दूसरा प्रश्न है साथियों, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों, यानी कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। एक कॉल आ गई थी तो ज़रा आपको डिस्टर्ब हुआ होगा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों यानी कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। पहले तो बात करते हैं साथियों कि ह्रस्व स्वर यानी कि मूल स्वर होते क्या हैं। ये मूल स्वर वो होते हैं जिनको हमें बोलने में जो है बहुत ही कम सूक्ष्म समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, उनको हम कह देते हैं मूल स्वर। अब बात हो रही है स्वरों की, तो स्वरों में जो है मूल स्वर कितने होते हैं, हमारे चार होते हैं। तो ऑप्शन हमारा चार जो है सही हो जाएगा ना। अब वो चार स्वर कौन कौन से होते हैं साथियों, एक तो होता है ओ, है ना। एक होता है छोटी ई, उसके बाद छोटा ऊ, और उसके बाद होता है एक हमारा री, है ना। ये चार जो है ये हमारे मूल स्वर कहे होते हैं, मूल स्वर। इनको हम मूल स्वर कहते हैं, ह्रस्व भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं इसे। और बहुत ही सूक्ष्म समय होता है। अब जो इन ये चार हो गए, इनके अलावा जो हैं, इनके अलावा हमारे पास सात स्वर और बचते हैं, है ना। तो टोटल 11 स्वर होते हैं ना। तो उनमें क्या हो गया, अ के बाद आए आ, ई के बाद बड़ी ई, ऊ के बाद बड़ा ऊ, उसके बाद जो है ये री है, री के बाद ए आता है, फिर आई आता है, उसके बाद ओ आता है, और फिर आओ आता है। तो हम देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात ये हो गए, चार ये हो गए। तो इनसे ये 11 जो है हमारे टोटल स्वर होते हैं, जिनमें से इनको हम दीर्घ स्वर कह देते हैं। इनको क्या कह देते हैं, दीर्घ स्वर कह देते हैं। ये दीर्घ स्वर होते हैं। ये इन हमारे मूल स्वर से लगभग दुगना टाइम लेते हैं। कितना टाइम लेते हैं बोलने में, दुगना टाइम साथियों, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। इसका सही उत्तर आपको मैंने बता दिया।
कितने, चार, चार स्वर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 3, क ख ग घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों, क ख ग घ, क एक आप ध्यान रखिएगा, क से हम कंठ भी कह सकते हैं, क से होता है कंठ, तो कंठ भी कह सकते हो आप। क ख ग घ क्या होता है? कंठ से शुरू होता है ना? तो ये जो है, अब हम इसे बोल सकते हैं कंठ। हमारा उत्तर तो मिल गया हमें, कंठ। लेकिन हम एक दूसरी चीज़ है कि जो ये शब्द है तालु ना, तो तालव्य से ये कंठव्य जो कंठ से निकलते हैं उन्हें कंठव्य, तालु से निकलते हैं तो तालव्य, और मूर्धा स्थान से लगते हैं मूर्धव्य। मूर्धव्य और ओष्ठ यानी कि होंठ से निकलते हैं तो ओष्ठव्य कहते हैं उन्हें, है ना? तो जो तालु से निकलते हैं तालव्य भी कहते हैं। इनमें तालु में आ जाता है च छ ज झ, छ छ ज झ, ये च वर्ग आ गया, समझ लीजिए। और जो मूर्धा स्थान है, मूर्धा स्थान से कौन निकलते हैं? हमारे ट वर्ग के, ट ठ ड ढ, ये जो है हमारे क्या है, मूर्धा स्थान से निकलते हैं ना। और ओष्ठ से जो शब्द निकलते हैं यानी होंठों से, तो देखो आप बिना होंठों के मिलाए नहीं बोल पाओगे। प फ ब भ, आप देखिएगा ना, प फ ब भ, तो या म, प से लेकर के म तक आप जो है इनको होंठों को मिलाए बगैर नहीं बोल सकते। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क से ले क वर्ग जो है कंठ से आता है, च वर्ग जो है तालु से आ जाता है, ट वर्ग मूर्धा स्थान से आता है, और प वर्ग ओष्ठ यानी कि होंठ से निकलता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा साथियों ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष या सघोष है? घोष और सघोष एक ही शब्द, एक ही चीज है। एक अघोष होता है, एक सघोष। ठीक है, अघोष और सघोष। अघोष माने जिसमें आवाज ना हो। स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रही है, ये बार बार खिसक जा रहा है। तो अघोष, अघोष जो है जिसमें जो है नाद ना हो, और घोष में नाद। घोष, घोष, ये हो गया घोष, और ये हो गया घोष या सघोष कह सकते हैं इसे। तो अब है क्या साथियों, अघोष शब्द हमेशा ध्यान रखिएगा। आ, उम, अघोष नहीं, ये हमारा क्वेश्चन पुराना वाला आ गया है। चौथा हमारा ये था, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उस घोष है, कौन सा सघोष है? तो ये च जो है, हम बात कर रहे थे यहाँ पर घोष और अघोष की। तो घोष यानी कि सघोष यानी कि जिसमें नाद है, गूंज है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे हमने कहा क वर्ग, तो क वर्ग में कौन से आगे वर्ण? क ख ग घ और ङ। इनमें एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। उसी तरीके से अगर च की बात करें, च छ ज झ और य, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये जो है तीन चार पाँच, तीन चार पाँच, तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी से तरीके से ट ठ तो छोड़ दो, ड ढ ण, ये आ जाएंगे। तो ये जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे कहलाते हैं घोष या सघोष कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, इनके अलावा जो पहला और दूसरा है, ये क और ख या यहाँ च और छ, इनको हम अघोष कहते हैं। अघोष, अघोष है, इनमें नाद नहीं है, आवाज नहीं है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हम इसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा भी अब ये होता क्या है कि कुछ ये तो हैं, ठीक है, ये हमारे घोष अघोष हो गए। इसके अलावा जो होता है आपका, अगर हम बात करते हैं उसकी घोष वर्णों की, तो जो य र ल व होते हैं, ये य र ल व ह, ये भी सब घोष वर्ण है, ये है घोष, है ना? और उसके अलावा जो है, जो हम करते हैं बात इनकी, जो तीनों प्रकार के श होते हैं, श, स और श, ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो इतना आपको पता लग गया होगा कि घोष कौन से वर्ण और अघोष जो है कौन से वर्ण होते हैं। तो
आगे चलते हैं। इसमें आपको आपको सही लग गया कि कौन सा वर्ण घोष होगा अब यहाँ? देखिए, यहाँ आ रहा है च। च वर्ण है, च छ। तो ये तो पहला अक्षर है इसका, तो नहीं होगा। तो ये तो नहीं होगा। ख, क, ख दूसरा आ रहा है। ये पहला, ये दूसरा, तो ये भी नहीं हुआ। थ, त, थ ये भी दूसरा है, नहीं होगा। अब ये आया क, ख, ग। तीसरा आ रहा है, ये तीसरा है ग, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा घोष वर्ण, सघोष या घोष कह सकते हैं हम। तो ग इसमें सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्ष वर्ण किसके योग से बना है? अभी आप देखिएगा, कभी आप अपने आप, कुछ लोग जो है रोमन टाइपराइटर आपने रखा होगा ना, जो आपके फोन में जो है टाइपिंग करता है, तो आप देखते होंगे कि आप जब क लिखेंगे, क हलंत यानी कि आधा है क, और ये श ना, तो इसको मिला करके हमारे पास क्ष बनता है। ये संयुक्त अक्षर है, ठीक है। तो संयुक्त अक्षर दो शब्दों से मिल गया है। और तो इस किससे मिलता है? इससे मिलता है साथियों, आधा क और सौ। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन है इसमें आधा क और सौ, ई वाला, ये हो जाएगा सही। तो हमारा हिंदी का सिलेबस भी यहीं समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस पर बात करते हैं। ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल साइंस। अब चलते हैं इसमें। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? तो साथियों, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो जान सकते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, ये जो है हमारा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, है ना। ये हमारे उत्तराखंड में ही है, और रामनगर और सॉरी नैनीताल और पौड़ी जिले को से लगा हुआ है। 1936 में इसको मतलब स्थापित किया गया था, 1936 में। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ मैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी घूम करके आए तो आपको उसका उत्तर आ सके। तो 1936 में ये स्थापित हुआ था, और इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका? नाम हेली नेशनल पार्क था साथियों, हेली नेशनल पार्क। तो 1936 में बना था, और हेली नेशनल पार्क था, और सबसे पुराना है भारत का, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में, कि जो है ये जो है टाइगर के लिए रिजर्व है। वैसे वैसे तो सभी जानवर हैं इसमें, लेकिन टाइगर के लिए रिजर्व है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये अभी अभी मैंने बताया था, तो इसमें आ भी गया साथी, ऑप्शन ए 1936 में किया गया था, है ना। तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें ऑप्शन 1973 भी दिख रहा है आपको, तो घुमाने के लिए 1973 कर दिया, क्योंकि ये प्रचलित वर्ष है। प्रचलित वर्ष इसलिए है कि इस दिन से जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी यहाँ, प्रोजेक्ट टाइगर। तो जो हमारे प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर होते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए जो है हमारे इसको जाना जाता है। तो यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई थी, इसलिए जो है 1973 का भी आप ध्यान रखिएगा। जब बात आएगी स्थापना की, तो 1936 आएगा, और जब आएगा कि प्रोजेक्ट जो है चलाया गया टाइगर के, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, तो जो है 1973। थर्ड क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया ना? यूनेस्को द्वारा। अब राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो कि देहरादून में है, नहीं, इसको नहीं किया गया। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान नहीं किया गया। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान नहीं किया गया। तो हम जानते हैं कि ये फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोनों चीज़ अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि इसे जब ये घोषित कर दिया गया था विश्व धरोहर स्थल, तो दोनों को एक साथ नाम लिया जाता है, फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय उद्यान। हालांकि दोनों के बीच जो है 20 किलोमीटर की दूरी है, एक साथ तो नहीं है। और
इसका नाम जो बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है ना। इसको जो है 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब वो घोषित किया गया था विश्व धरोहर स्थल 1988 में, ध्यान रखना। और फूलों की घाटी को 2005 में किया गया था साथियों, है ना। तो ये आपको ध्यान रहेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के किस जिले से हुई? आप लोग जानते ही हैं चिपको आंदोलन का संबंध ना गौरा देवी से है। ठीक है, तो गौरा देवी जो है कहाँ की थी? जहाँ की गौरा देवी वहाँ का चिपको आंदोलन, है ना। तो कहाँ की थी? चमोली जिले की। चमोली जिले की थी। चमोली जिले में जो है महिलाएं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गई थी। जब वो लकड़ी फोड़ने वाले जो है उन्हें लकड़हारे जिन्हें कहते हैं वो आ गए थे, तो उनसे चिपक गए थे। तो उस दिन से जो है ये चिपको आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। और चमोली जिला इसका उत्तर है। और ये हुआ कब था? 1974 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। 73 या 74 आप देख लीजिएगा, इसमें मुझे कंफ्यूज है ज़रा सा। 1973 या 74 में हुआ था। और उत्तराखंड में तब तब उत्तराखंड बना नहीं था, तब यूपी था, है ना। यूपी का टाइम था उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड तो 2000 में बना है। 9 नवंबर 2000, ये बात हो रही है 1973-74 की। तो सही उत्तर हमारा मिल गया चमोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से चिपको आंदोलन के तहत वृक्षों की रक्षा के लिए सबसे पहले किसने अपने प्राणों की बाजी लगाई थी? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, मेघा पाटकर, ये सब तो बाद में आए ना। 1974 में जो है सबसे पहले महिलाओं को लेकर के गौरा देवी जो है ये पेड़ों पर जो है चिपकी, है ना। तो गौरा देवी, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा गौरा देवी। उत्तर है प्राणों की बाजी लगाई थी का अर्थ है जान नहीं दी थी साथियों, है ना। इसने आप इसको, ये प्राणों की बाजी का मतलब वो कि ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, बस जान नहीं दी थी। जान तो बाद में बीमारी से मरी थी शायद गौरा देवी। तो ये भी क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। अब है हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश। चलिए इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो सही आर्टिकल का प्रयोग करना है। हमें पता है कि आर्टिकल तीन ही होते हैं, ए, एन और क्या होता है द, टी एच ई ना, टी एच ई द। तो ये तीन जो होते हैं ए एन द, इनमें ए शब्द का प्रयोग साथियों जब कोई चीज़ अकेली होती है उसके लिए होता है। एन का प्रयोग जो है मोस्टली किसके लिए होता है? जब वॉल्स से शुरुआत होती है, वॉल्स। ठीक है, और द तो जो है जब यूनिवर्सल कोई चीज़ ट्रूथ होती है तो, और बहुत जानी पहचानी परिचित फेमस होती है उसके लिए यूज होता है ना। तो यहाँ पर बात की हमने कि जो है ही इज डैश ऑनरेबल मैन। यहाँ पर हम जो इस इसको हॉनरेबल पढ़ेंगे तो ए आ जाएगा ना, लेकिन ये हे ए नहीं होता है साथियों। इसको हम पढ़ते हैं हाफ एन आवर जैसे कहते हैं हम। इसको हावर तो नहीं पढ़ेंगे हम घंटे को, तो आवर होता है उसी तरीके से ऑनरेबल होता है। ओ औ यानी कि ऑनरेबल। तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? आवाज़ किससे शुरू हो रही है? अ से। तो हमने कहा था कि जो है वॉल्स में प्रयोग होता है क्या? एन। तो ये वॉल्स का साउंड दे रहा है ना, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? एन का। तो हमारा जो यहाँ पर आएगा एन आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ठीक है, तो सही प्रीपोजिशन के साथ हमने से फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, गैप को। तो शी हैज़ बीन सफरिंग डैश फीवर सिंस मंडे। तो वो इतने समय से बीमार हुई है। लेकिन अब इसमें क्या आएगा? ऑप्शन विद, फ्रॉम, बाय या डी में ऑफ। तो हम साथियों जब इंग्लिश में जब भी किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं ना, तो बीमारी में हम कहते हैं सफरिंग ना, सफरिंग कहते हैं।
सफरिंग। अब सफरिंग आप देखते होगे कि क्या नाम कहते हैं, एप्लीकेशन भी लिखते हैं बच्चे तो, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग फ्रॉम आता है ना। तो एक, जितनी भी ये बीमारियां होती हैं, इन सब से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्रॉम जो है ये इसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो फ्रॉम होएगा यहाँ पर, इसलिए आंसर बी जो है हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड हमारा स्लोली है यहाँ पर, मैंने जस्ट अंडरलाइन नहीं हो रहा था इसमें तो किया है। तो शी वॉक्स स्लोली डाउन द स्ट्रीट ना। तो इसमें हमें क्या पता करना है, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पता करना है साथियों, पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे कौन से है यहाँ, देखिए एडजेक्टिव विशेषण तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ विशेषण जो है किसी नाउन की विशेषता बताएगा। तो ये वॉक तो हमारा वर्ब है, नाउन है नहीं स्लोली, वो भी गलत हो गया। ठीक है, वर्ब है नहीं स्लोली, तो वर्ब भी गलत हो गया। अब आते हैं हम एडवर्ब, है ना। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की बात करते हैं हम। तो क्रिया है हमारी चलना, वॉक, वॉक हो गई क्रिया, चलना, और स्लोली हो गया उसकी विशेषता। तो जब क्रिया की विशेषता बता रहा है ये, तो हम यहाँ पर एडवर्ब करेंगे, इसे क्या करेंगे साथियों, एडवर्ब ना। तो एडवर्ब इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा डी, एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड क्रिटेरियन। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरियन है, क्राइटेरियन शब्द है साथियों ना, इसका अर्थ होता है वही अर्थ होता है जो हम आम भाषा में बोलते हैं क्राइटेरिया, कि जो है किसी चीज़ का कि का मानक क्या है, कसौटियाँ क्या है, मानक मापदंड जिसे कहते हैं ना, किस कसौटी में। तो क्राइटेरियन एक क्या है, सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर ना। और इसी का प्लूरल वर्ड क्या होगा, प्लूरल। अब देखिए सीधे सीधे पता लग रहा है क्राइटेरियन का क्राइटेरियंस ऐसे लग गया है तो प्लूरल बन गया, लेकिन ये जो है प्रयोग में तो होता है लेकिन शुद्ध नहीं है। शुद्ध शब्द है क्राइटेरिया, शुद्ध है क्राइटेरिया। और बाकी अगर इसकी बात कर देते हैं क्राइटेरियाज, तो देखिए ये प्लूरल ऑलरेडी बन गया है, हम बात कर रहे हैं कि क्राइटेरिया इज द प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन। देन हाउ कैन यू से, हम नहीं कह सकते ना, हाउ कैन वी से दैट क्राइटेरियाज इज द प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन। क्राइटेरिया है ऑलरेडी प्लूरल, तो एस लगाने से प्लूरल, ये अशुद्ध रूप हो गया इसका, ये अशुद्ध हो गया। और उसके बाद आते हैं क्राइटेरियम, ये एक साइकिल फेमस जो है साइकिल रेस को कहते हैं क्राइटेरियम। ठीक है साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म यहाँ पर फिल करनी है। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो हमें अब ज्यूरी की बात हो रही है, ज्यूरी की बात हो रही है। ज्यूरी एक क्या है साथियों, एक कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन है। अब समूहवाचक तो उसमें काफ़ी लोग होंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि जब वो सभी लोग एक साथ काम करेंगे तो हम उसे वॉज लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर ज्यूरी के ओपिनियंस अलग अलग हैं आ रहे हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत लोग हो गए। दूसरा जो है दियर, कभी भी जो है एक आदमी के लिए प्रयोग नहीं होता। दियर जो है किसके लिए होता है, मोस्टली ज़्यादा लोगों के लिए ना। तो यहाँ पर वॉज ना आकर के क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वेर। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, वेर, वेर। तो कहाँ है, सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी इज तो आ ही नहीं सकता, डिवाइडेड पास्ट टेंस में चल रहा है, हैज़ बीन ऑलरेडी कभी नहीं आएगा। वॉज और वेर के बीच में था कन्फ्यूजन, तो ये वेर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इंग्लिश। तो ये पूरे हो गए हमारे सब्जेक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।
और दोबारा फिर नए क्वेश्चनों के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। और आप लोगों से पुनः आग्रह है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल अप रहे, बढ़ता रहे। थैंक यू साथियों।